जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर मैथ सेक्शन लेकर आए हैं और इस बुक से जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए हर एक क्वेश्चन मैथ के लिए आप अक्सर पूछते हैं क्या करें, तो मैं यही बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, काफ़ी है। आप चाहें तो इस बुक को भी मंगाकर आप खुद से भी कर सकते हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है एकदम CBT 1 पर जो भी क्वेश्चन आधारित था, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो या जीके का हो, तीनों सेक्शन दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पर देखिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए बोल रहा सबसे कौन सी छोटी संख्या ऑप्शन में से आपको बताना है जिसमें कि 3 जोड़े ना तो वो 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। सबसे छोटा बोल रहा है तो सबसे पहले ऑप्शन बी को देखते हैं, 317। अब देखिए 317 में यदि 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 320। 320 बोल रहा है कि 27 से भी हो जाना चाहिए, 35 से भी, 25 से और 21 से। तो इसमें देखिए टोटल को नहीं, कोई एक नंबर को ऐसा पकड़ लीजिए ताकि हमको आसानी हो कैलकुलेशन करने में। जैसे 27 को पकड़े तो क्या होता है, 9 और 3 से डिविजिबल जो संख्या होगी वो 27 से होगी। तो क्या 320 9 से या फिर 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, ना ही 9 से होगा, तो ये खत्म है, इसी ऑप्शन एलिमिनेट। अब इससे कोई और कम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 4700 कितना है, 22 है। 4722 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4722 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4725 आ जाएगा। अब देखिए क्या यह संख्या जो है 27 से डिवाइड होगा, ये मतलब 9 और 3 से, तो 7 4 7 11 2 13 5 18, 9 से भी आ रहा, 3 से भी डिविजिबल हो रहा, मतलब ये 27 से डिवाइड होगा। क्या 35 से डिवाइड होगा? 35 से का मतलब 5 से डिवाइड, या फिर यहाँ पर देख लीजिए 25 से डिवाइड मतलब क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट या तो 2 जीरो रहे या 25 से डिवाइड हो, तो ये 25 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 7 से भी डिवाइड होता है कि नहीं, देख लेते हैं। 42 5 आ रहा तो 62 42 49 3, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्त, मतलब कि यही इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बाकी ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। 47 25 को यदि 3 जोड़ते हैं 4728 आ जाता है ना, तो 4728 आ जाता है, तो ये तो 25 से डिवाइड होगा ही नहीं। 25 से डिवाइड होने के लिए क्या अंतिम का 2 अंक जो है ना, या तो 2 जीरो हो या फिर 25 का मल्टीपल हो, 25 का मल्टीपल जो भी हो, तो वो संख्या 25 से डिवाइड 28 आ रहा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही खत्म। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या, 4728 है ना, इसमें 3 जोड़ेंगे 4700 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 लास्ट में क्या आपको लगता है 4731 लास्ट में 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आप क्या करिए, जब भी ऐसा सवाल आए ना, कोई एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए, एक ऑप्शन को कोई पकड़ लीजिए और उसी पर आप सेटिस्फाई कराइए। सेटिस्फाई हो जाता है तो वही आंसर मारकर निकल जाइए। ठीक ऐसे करना है और ये शॉर्टकट तरीका आपको बताया है। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को यदि आप एग्जाम हॉल में कर लेते हैं तो आप काफ़ी स्टूडेंट से आगे निकल जाइएगा, क्योंकि इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर चलते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो पूछ रहा है विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रख लीजिएगा कि विचलन गुणांक बराबर होता है, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन होता है, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य होता है। अब यहाँ पर देखिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मानक विचलन दिया हुआ कितना, 5 दिया हुआ, 5 बटे माध्य कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, तो 40 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 5, यही आ जाएगा। तो 5 गुने 5 25 बटे कितना आ रहा, 2, मतलब 12.5% आ रहा है इसका
विचरण गुणांक, आपसे यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, बहुत ही काम देगा। ठीक, देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे उतना ही परसेंट यानी 10% की हानि हुई। तो पूछ रहा लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे भाई ये क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में नहीं होगा जो नहीं आता होगा, हर एक एग्जाम में और बार बार रिपीट करता, अनगिनत बार रिपीट करता है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप रट्टा मार लीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर किया जा सकता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एकदम बोलते हैं 1 सेकंड के अंदर। आप देखिए कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति 2 वस्तु को प्रत्येक को सेम रेट पर बेचता है, जब सेम कीमत पर बेचता है तो पहला वस्तु पर जितना परसेंट का लाभ होता है ना, मान लेते हैं X% का लाभ हुआ, और दूसरे वस्तु को बेचने पर उतना ही परसेंट की हानि होती है। तो इस लेन देन की प्रक्रिया में उस दुकानदार को या उस व्यक्ति को जो होगा वो हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा। और हानि क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये इस x के स्क्वायर को 100 से जो भाग दे देंगे और यह माइनस लगा देंगे। हानि का मतलब क्या है, माइनस इसलिए साइन लगाएं ताकि आपको ये पता चले कि ये माइनस साइन जो है हानि को इंडिकेट कर रहा और इतना परसेंटेज हो जाएगा, यानी -x²/100% हानि होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना में बेचता है हमको नहीं पता, बस सेम रेट में बेच रहा है ना, 990 रुपये में दोनों वस्तु को बेच रहा है। पहला वस्तु को 10% के लाभ होता है, दूसरा वस्तु में 10% की हानि होता है। तो सीधे हम जानते हैं कि ये हानि तो होगा ही, तो हानि कितना होगा, इसके स्क्वायर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, और ये माइनस लगा देंगे इसलिए ताकि आपको पता चले ना कि ये माइनस हानि का साइन है। तो -1% हानि होगा, मतलब 1% हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रट्टा मार लेना मेरे भाई, बहुत काम देगा। मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना आप करते जाइए। मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा है या कितना जगह पूछता है, कैसे पूछता है, वो सभी के सभी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आप इसको जरूर के जरूर मेरे भाई याद कर लेना, ध्यान रख लेना है, और ये फार्मूला जो है ना लिख लेना है। ठीक, देखिए आप हमसे अक्सर पूछते रहते हैं कि मैथ क्या प्रीवियस ईयर पेपर करने से काफ़ी हो जाएगा, तो मेरे भाई बोलता हूँ मैं हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए पिछले ही सेट में किए थे ऐसा क्वेश्चन, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, और दोनों अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आप 1500 क्वेश्चन हो जाता है, 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आपके CBT 1 के लिए। तो आप ध्यान से पेशेंस के साथ करिए, क्वेश्चन एकदम निकलेगा एग्जाम, मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बोल रहा है देखिए सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर गुना 15 मीटर गुना 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो यहाँ से आपको सीधा पता है कि इसका विकर्ण पूछ रहा है, एक कमरा है उस कोना से इस कोना तक, मतलब विकर्ण पूछ रहा है आपकी। देखिए ये कमरा है मान लिया जाए, तो इस कोना से लेके इस कोना तक का जो रड रखेंगे उसका लंबाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, यानी घनाभाकार आकार का कमरा होता है, तो इसका विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट, विकर्ण में लिख देता हूँ, विकर्ण बराबर हो जाएगा √L² + B² + H² होता है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यही दिया होगा, तो L कितना हो जाएगा, 30 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 900 100, ये 1000 और ये 1000 और 225, 1000 और 225, ये कितना आ जाएगा, √1225 आ जाएगा। 1225 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो 35 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ना, ये 5 है ना, यूनिट डिजिट इसका निकलेगा तो 5 ही आएगा। तो क्या कोई है यूनिट डिजिट 5 मिला, तो 35 ही ऑप्शन नंबर डी। नहीं भी पता होगा स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, तो यही यूनिट डिजिट निकाल कर बना देते हैं। हो सकता है और लंबा हो तो भी इसी तरीके से कीजिएगा, समझ में आया। जरूरी नहीं आपको पता है तो नहीं निकालना लग जाए, देख लीजिए पहले यूनिट डिजिट सेटिस्फाई कर रहा तो हम क्यों निकालेंगे, हमको नहीं पता है तो भी हम क्वेश्चन को बना दिए, है कि ना। साथियों देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है
और इस सवाल को करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक वो फार्मूला नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। देखिए बोल रहा दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए और ये एंगल x यहाँ पर है, इस एंगल का मान आपको निकालना है। और दिया हुआ आकृति इस तरीके से a दिया हुआ है, b दिया हुआ, c दिया हुआ, d और e दिया हुआ। यहाँ पर देखिए ये एंगल b का मान दिया हुआ है 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री ये एंगल है, तो बाकी ये एंगल कितना बच जाएगा, 180 में से घट जाएगा, यानी 115 डिग्री ये हो जाएगा, 115 डिग्री। अब ये एंगल 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 100 डिग्री हो जाएगा, बचेगा 180 में से 80 घट जाएगा 100। पता है ना एक स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, 5 भुजाओं वाला एक पंचभुज दिख रहा होगा, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा DE, भुजा EA। इन सभी भुजाओं के मिलने से एक पंचभुज का निर्माण होता है, 5 आकृति वाले भुजा का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पंचभुज की आकृति के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। आप जानते होंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। वर्ग या आयत या कोई भी चतुर्भुज हो उसके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन चतुर्भुज का 360 होता है ना, ये पंचभुज आ गया। अब इसका क्या कैसे करें, फार्मूला तो पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पंचभुज पूछे, षष्ठभुज पूछे या जितना भुजा मन करे अंतःकोणों का योग पूछे, मैं उसका फार्मूला लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मेरे भाई। तो लिखता हूँ मैं n भुजाओं के कोई भी कितना भी भुजा हो, n भुजाओं के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो होता है मेरे भाई बराबर होता है n-2 गुने 180 डिग्री, जहां n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। मैं लिख देता हूं भुजाओं की संख्या n बराबर। तो ये फार्मूला याद रख लीजिए, n का मान आप जिस आकृति का वो फिगर है आपके सामने उतना का मान पुट कर दीजिए n के जगह। जैसे आप त्रिभुज में क्या सुने हैं कि अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। तो भुजा कितना होता है त्रिभुज 3, तो 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो n बराबर क्या होगा 4, 4 - 2 कितना होगा 2 इंटू 180 360 डिग्री। आ गया ना, सेटिस्फाई करा। अब यहाँ पंचभुज पूछता है, तो पंचभुज के सभी कोणों का योग निकाल लेंगे। तो n बराबर क्या बैठाएंगे 5 - 2 गुने 180, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3 आएगा। 3 गुने 180 कितना आ जाएगा 18 × 54, 540 डिग्री होगा इस पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, यानी 540 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए जोड़ते हैं 115 कितना आएगा 230 और 100 330 और 90, 330 कितना आ जाएगा 420 आ रहा, 420 आ रहा ना, 420 आ रहा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि 540 डिग्री पुराना, 420 तो ये हो गया सभी 4 कोणों का योग। अब देखिए बचता है कितना 80 + 40 120 डिग्री बचता, यानी ये एंगल जो होना चाहिए वो 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब ये एंगल 120 डिग्री है, तो आपसे एंगल x पूछ रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा ना मेरे दोस्त, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का, ये बताया ना, तो ये 120 है, तो ये कितना बाकी हो जाएगा 60 डिग्री। और आपसे यही पूछ रहा है x का मान, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस ये सब बताना नहीं था, ये फार्मूला आपको बताना था, और ये बहुत ही बार पूछा जाता है ऐसा फार्मूला, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है मेंसुरेशन का। बोल रहा एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, तो पूछ रहा उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घनाभ बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फिगर जब हम ड्रॉ करके समझाएंगे ना। जैसे ये घनाभ बना लेते हैं मेरे दोस्त, कुछ इस तरीके का घनाभ है। अब इसके आसन्न फलक का क्षेत्रफल दिया हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आसन्न फलक का मतलब कि बगल वाले फलक का क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं इसका जो है ये दिया हुआ है,
इसका क्षेत्रफल, इसका बी दिया हुआ और अंदर वाला क्या होगा, जो वो होगा सी होगा अंदर वाला। यानी एक बार क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, दूसरे बार चौड़ाई और ऊंचाई का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बी दिया हुआ, और तीसरे बार ऊंचाई और लंबाई का क्षेत्रफल दिया हुआ है, सी दिया हुआ। यानी एक बार लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल दिया हुआ है ए, दूसरे बार चौड़ाई और ऊंचाई का दिया हुआ, तीसरे बार ऊंचाई और लंबाई का क्षेत्रफल, यही तो आसन फलक है ना, और तीनों का क्षेत्रफल ए बी और सी दिया हुआ, बस अब कुछ करना नहीं। देखिए आपसे पूछा क्या है, घनाभ का आयतन पूछा है ना, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी यही आपसे पूछ रहा है, तो हमको L इंटू बी इंटू एच लाने के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि इन सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है मेरे भाई, एल स्क्वायर, एल इंटू एल आ जाएगा, ये एल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, दो बार बी है तो बी स्क्वायर, इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। लेकिन आपसे पूछ रहा है एल इंटू बी इंटू एच का मान, तो देखिए एल इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर। देखिए इतना स्टेप ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, डायरेक्ट कर देते इसका ऑप्शन ही मार देते, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। लेकिन अब देखिए एल बी एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बी एच, यानी आयतन यही तो होता, बराबर ये हो जाएगा ए बी सी, तो ये स्क्वायर है ना, पावर उधर चला जाएगा, क्या होगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 बोलिए, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रूट ए बी सी, बस दोनों सेम ही चीज है ना। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, शायद एसएससी में भी पूछता है, देखे हैं हम जब किरण पब्लिकेशन का हम प्रैक्टिस कर रहे थे, शायद उसमें भी दिया हुआ था ऐसा सवाल। साथियों देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही आइडियल सवाल है, और इस सवाल को हम चुटकियों में कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसका दो मेथड बताऊंगा, जो आपको उचित लगे वो आप अपने पास रख लीजिएगा। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा कर लिखा हुआ है, सीधा आप पढ़िए इसको कि कोई धनराशि जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा ये आपको बताना। तो जब भी याद रखिए, लिख लीजिए कि जब कोई धनराशि एक निश्चित दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर लगातार वर्षों में, जैसे कि 2 वर्ष है फिर 3 वर्ष या 3 वर्ष या फिर चौथा वर्ष हो जाए, यानी लगातार वर्षों में ए और बी हो जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए कि जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से लगातार वर्षों में, 2 लगातार वर्षों में ए और बी हो जाती है, तो उस स्थिति में आपसे दर पूछेगा, तो दर बराबर होता है मेरे दोस्त, याद रखना, ये फॉर्मूला को रट लेना, बी माइनस ए बटे ए होता है इंटू 100 होता है। हो सकता है यहाँ 2 वर्ष के 5 वर्ष दे देता है, यहाँ 6 वर्ष देता, मतलब लगातार वर्ष होना चाहिए। यहाँ 1 वर्ष देता तो यहाँ 2 वर्ष देता, यहाँ 6 वर्ष देता तो यहाँ 7 वर्ष देता। तो वहां पर क्या करना है, b माइनस ए बटे ए इंटू 100, ये परसेंट हो जाएगा, दर हो जाएगा। अब देखिए b का मान क्या हो जाएगा यहाँ, तो b बोलिएगा 1700 माइनस 1600 बटे 1600 इंटू 100 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 100 आएगा, 100 आ जाएगा ना, ये यहाँ 1600 बढ़िया लिख देते हैं, 1600, ये 100 बटे 1600 इंटू 100 आ जाएगा। अब 2 0 खत्म, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी 25 बटे 4 का मतलब क्या होता है, 6.25 ही होता है ना, 6.25 होता है, मतलब 6.25% आ गया ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना शॉर्ट तरीका से बताया ना, वीडियो को लाइक कर देना। अब हो सकता है बोलने को कुछ स्टूडेंट बोले ये हमको फॉर्मूला याद नहीं रहे, भूल जाएंगे, तो उसका भी इलाज है मेरे भाई, अभी करते हैं, मिटा देते हैं। ये लिख लेना मेरे भाई, लिख लेना, बहुत ही काम देगा, ठीक। अब इसको हम मिटा रहे हैं, जैसे देखिए
आपसे 2 वर्ष में बोला है ना, ये 1600 रुपया हो जाता है और 1700, ये असल में क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर जो बेसिक फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T होता है, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाता है, पहले 1600 हो जाता है मेरे भाई, और जो है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, जो भी प्रिंसिपल होगा 1 प्लस R/100, R ही निकालना। टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। अब दूसरा बार में निकालेंगे तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा, 1700 बराबर P हो जाएगा, ये P तो सेम ही रहेगा प्रिंसिपल, 1 प्लस R/100 पे पावर T कितना है, 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, R निकालेंगे ना, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी दूसरा में से पहला को डिवाइड करेंगे, यानी इतना बटे इतना कर देते हैं, तो क्या होगा, ये 17/16 हो जाएगा, 17/16 हो जाएगा। इसको इसमें से है ना, इसको डिवाइड करें तो 17, 2 0 2 0 खत्म, 17/16 बराबर P खत्म। अब देखिए ये क्या होगा, ये पावर 3 में से 2 घटेगा तो 1 पावर बचेगा, तो 1 प्लस R/100 पे पावर 1 होगा ना, तो 1 नहीं लिखते हैं, इसे रहने देते हैं, ठीक, या तो लिख देते हैं। देखिए बहुत सारे बेचारे हैं, नहीं समझ आता, तो अब देखिए कोई मतलब नहीं 1 का, इसको 1 को इधर ले आते हैं, तो 17/16 माइनस 1 बराबर R/100 आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, 17 माइनस 16, 1/16, 1/16 बराबर R/100 हो जाएगा। तो काटेंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100, R बराबर कितना आ रहा है मेरे भाई, 25/4, फाइनली यही आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 6.25% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो आपको लगे मेथड बढ़िया है या फिर आपके लिए याद रहने लायक है, वो आप ले लीजिए, ठीक। हम तो ऐसे सजेस्ट करेंगे, आप दोनों मेथड याद रखिए। ये आपका मेथड मेरे भाई ब्रह्मास्त्र है आपका, कोई इसको छीन नहीं सकता। ये जो फार्मूला वाला बताएं, हो सकता है भूल जाइएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंपाउंड टेस्ट का एक भी क्वेश्चन आपको टफ लगने नहीं दूंगा मैं, उसका टॉपिक जब बताऊंगा, ठीक। मेरे भाई एक और सवाल है, और ये बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर जो है 24 है, तो वो संख्या क्या है। तो एक संख्या मान लेते हैं x है, और इस संख्या और इसके 25% का अंतर 24 दिया हुआ, तो ये संख्या x है, और इसका 25% मतलब 25/x हो, इसका मतलब x/4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो x/4, और इन दोनों का अंतर ही बोल रहा है कि 24 है, यानी x माइनस x/4 बराबर 24 दिया हुआ है। तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 4x माइनस x कितना आएगा, 3x/4 बराबर 24 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, तो 8 चौका 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32। आपसे यही पूछ रहा था संख्या क्या है, संख्या हम x माने थे, तो जो कि x बराबर 32 आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। साथियों, अलजेब्रा का बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल आपके सामने है। बोल रहा निम्नलिखित को हल कीजिए, और आपके सामने ये इक्वेशन दे दिया गया है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखते होंगे कि यदि x माइनस वाई को हम a मान लेते हैं, और y माइनस जेड को b मान लेते हैं, और z माइनस एक्स को c मान लेते हैं, तो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी जो है ना 0 होता है। सब आज डिटेल में हम बता देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए ये फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आते ही आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, इतना होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। मेरे भाई इतना ध्यान रखना, ये फार्मूला। एक और फार्मूला होता है, वो लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, इसका बराबर, इसी के बराबर ये होता है, ठीक। एक तो ये होता है, एक और होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए हम फिलहाल हमको इस फार्मूले की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या इतना का मान 0 हो जाए। लेकिन हम a प्लस बी प्लस सी देखते हैं यहाँ 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, अब इन सभी को जोड़िए तीनों, तो x को x से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल, z से कैंसिल, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा मेरे भाई, ये टोटल पार्ट 0 आ रहा तो ये 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये 3ab से उधर चला जाएगा, इधर माइनस में, उधर कुछ 0 नहीं है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। लेकिन आप माने थे ए किसको? x माइनस वाई को ना, तो 3 इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, बी के जगह y माइनस जेड और सी के जगह z माइनस एक्स हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन है 3abc करके, तो यही एक दिख रहा 3 इंटू ए कितना माने थे? x माइनस वाई, बी कितना माने थे? y माइनस जेड, सी कितना माने थे? z माइनस एक्स। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी और देखिए, रुकिए, बहुत कुछ बताना है इसमें। अब देखिए, हो सकता है इसमें से कोई बताएं कि एक 0 रहे तो ये 3abc के बराबर हो जाएगा, या तो ये भी हो सकता है कि इतना का मान 0 रहे या इसमें से कोई 0 रहे तो वो भी 3abc हो जाएगा। ये कुछ नहीं किया, इसी को मॉडिफाई करके लिखा गया, फिलहाल अभी इस पर नहीं आता। हो सकता है आपको, आपके मन में सवाल होगा, भाई ये फार्मूला याद नहीं रहे तो क्या करेंगे? ये भी तो हो सकता है, नहीं रहे भूल जाइएगा, तो एग्जाम में तो ऐसे ही प्रेशर रहता है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, जो वैल्यू पुट कर देना, कोई बढ़िया वैल्यू ले लेना, ताकि कोशिश करना पॉजिटिव में ही वैल्यू लाने का, ऐसा नहीं 0 ले लाना, माइनस, पॉजिटिव में ही लाने का वैल्यू कोशिश करना, पुट रख कर देना एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, और जो यहाँ पर आएगा मेरे भाई क्यूब करने के बाद, जोड़ने के बाद, वही मान जो है ना एक्स वाई जेड जो पुट किए इस ऑप्शन में रख लेना मेरे दोस्त। जो ऑप्शन आ जाएगा इसके बराबर वही इसका करेक्ट आंसर होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन रख कर भी कर सकते हो, यदि फार्मूला नहीं पता है और फार्मूला पता है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि तरीका मेरे भाई पसंद आ रहा, मेरे बताने का थोड़ा भी आपको लाभ हो रहा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए, एक और सवाल है, टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं? तो इस क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है कि हर तीसरे दिन बोल रहा भुवनेश और चमन जुड़ जाता है तो कितना दिन लगेगा। बिल्कुल एकदम कूल माइंड के साथ क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए, निपट जाएगा तुरंत। बोल रहा 3 व्यक्ति है, अविनाश है, भुवनेश है और चमन है, तीनों क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 60 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो इन सभी के टाइम का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा मेरे दोस्त वो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क मान लेंगे कि उतना काम करेगा। तो इसका एलसीएम 60 हो गया, मतलब टोटल काम 60 मान लेंगे। अब देखिए, इसका ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब कुछ छात्रों को ये समझ नहीं आया होगा एफिशिएंसी और टाइम और टोटल वर्क के बीच का रिलेशन, तो आप देख लीजिए, इस टॉपिक में एक ही फार्मूला होता है, वो ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर होता है टोटल वर्क होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये टाइम दिया हुआ है, ये टोटल वर्क दिया हुआ, तो एफिशिएंसी नहीं निकलेगा, एफिशिएंसी टाइम से डिवाइड मार देंगे टोटल वर्क में, तो 60/20 कितना आया? 3 आया, 60/30 2, 60/60 1, एफिशिएंसी आ गया ए बी और सी का। अब देखिए, अविनाश को बोल रहा कितना दिन लगेगा यदि हर तीसरे दिन भुवनेश और चमन उसके साथ मिल जाता है। तो हर तीसरे दिन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भुवनेश और चमन दोनों साथ मिलता है, अलग अलग बारी बारी से नहीं मिलता है। पहले क्या होता है, अविनाश 2 दिन तक काम करता है, अविनाश 2 दिन तक काम करता है, मैं लिख देता हूँ, 2 दिन तक अविनाश काम करता है, तो कितना की एफिशिएंसी से? 3 का एफिशिएंसी से करेगा 2 दिन, तो कितना काम हो जाएगा? तो 2 × 3 = 6 काम, 6 काम हो जाएगा। अब क्या होता है, तीसरा दिन, मतलब ये मैं लिख देता हूँ, 1 डे होगा, तीसरा दिन करेगा, एक ही दिन में करेगा मिलकर, जो कि आप तीसरा दिन भी लिख सकते हैं। तो 1 डे अब ये क्या करेगा, अविनाश रहेगा प्लस भुवनेश रहेगा प्लस चमन, तीनों साथ मिलकर रहेगा। तीसरा दिन है, तीसरा दिन का मतलब एक ही दिन में वो काम करेगा। तो तीनों की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 की इफिशियंसी से करेगा कितना दिन? तीसरा दिन, मतलब एक ही दिन करेगा वो तीसरा दिन। तो
6 का इफिशियंसी से करेगा 1 दिन तो टोटल कितना आ जाएगा 6 का। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, कितना लग रहा टोटल 2 1 3 दिन लग रहा, 3 दिन लग रहा मेरे भाई, टोटल काम कितना हो रहा 12 काम हो रहा। तो आपसे पूछ रहा है 60 काम होने में कितना समय लगेगा, तो 60 काम होने में कितना समय लगेगा, 12 काम मैं लिख देता हूँ, ये 12 काम, 60 काम पूरा होने में कितना लगेगा मेरे भाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 15 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं, बस आप जो बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। देखिए हर क्वेश्चन है ना बनने के लिए ही देता है एग्जाम में, ऐसा नहीं, बस आप थोड़ा सा उस पर टाइम दीजिए, थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी कुछ था नहीं इसमें।